हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सक्षम वेदी चैनल। और आज वाले वीडियो में हम फर्स्ट डे ऑफ फॉल इन लव प्रोग्रामिंग सीरीज़ देख रहे होंगे। इससे पहले हम डे 0 के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें डे 0 में हमने बताया था कि फॉल इन लव प्रोग्रामिंग सीरीज़ है क्या, जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के बारे में जान रहे होंगे। तो जिन्होंने ये सीरीज़ के बारे में अभी नए हैं इस चैनल पे, वो पहले सब्सक्राइब कर दें। और प्लेलिस्ट के लिंक पे पहली वीडियो है, यानी इस पूरी फॉलो इन लव प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो आप डे 0 से जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट आता है वो आता है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। आखिर प्रोग्रामिंग है क्या? तो प्रोग्रामिंग क्या होता है एक्चुअली में? हम अपने कंप्यूटर को एक एग्जीक्यूटिबल टास्क देते हैं और इन द फॉर्म ऑफ कोड, उसे कहते हैं प्रोग्राम, कि ये काम तुम्हें करना है। यानी कंप्यूटर को हम अपने किसी काम को करने का तरीका बताते हैं, इस तरीके से तुम इस टास्क को कर सकते हो, तो उसे कहते हैं प्रोग्राम। यानी किसी भी टास्क को करने के लिए और फिर उसके बाद हमें वो रिजल्ट देना है, तो उस चीज़ को कहते हैं प्रोग्राम। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कैलकुलेटर, इस कैलकुलेटर में हम 345 प्लस 123 ऐड कर रहे हैं, तो हमें ये एक रिजल्ट दे रहा है 468। तो ये हमने डिज़ाइन करके रखा है कि इस बटन को क्लिक करने पे ये चीज़ तुम्हें करनी है और इस तरह का इनपुट और आउटपुट देना है। तो ये हमने इसमें प्रोग्राम करके रखा है। तो ये होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर को प्रोग्राम करना ताकि वो हमें हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट दे सके। लेकिन एक चीज़ हमें समझ में आ गई, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, बट वाई डू वी नीड अ लर्न अ लैंग्वेज टू प्रोग्राम। तो अगर हम यहाँ वाले चीज़ में देखें तो हमें किसी भी चीज़ से अगर हमें बात करनी है, किसी भी आदमी से बात करनी है, तो हमें उसकी लैंग्वेज सीखनी होगी और उसको बताना होगा कि तुम्हें ये चीज़ करना है। तो कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ 01 ही लैंग्वेज जानता है, उसके जिसे हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, और कोई लैंग्वेज नहीं जानता है। लेकिन हम इंग्लिश, हिंदी, काफ़ी लैंग्वेज जानते हैं। बट इसी वजह से इसी को कम्युनिकेट करने के लिए, एक ह्यूमन को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई। बट आई हैव ए वन क्वेश्चन, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ये तो इंग्लिश में है और कंप्यूटर को तो सिर्फ 0101 आता है, तो फिर कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट करेगा? जैसे ये एक कोड लिख दिया हमने, हैश टैग इंक्लूड एस टी डी, ये एक सी का कोड लिखा हुआ है, ये हमने कोड लिखा हुआ है। अब इस कोड का कंप्यूटर कैसे जान जाएगा कि हमें हेलो का आउटपुट डिस्प्ले करना है? ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है मशीन कोड की। यानी कि कंप्यूटर जो कोड समझता है 0101 बाइनरी, उसे कहते हैं मशीन कोड, और जो हम लोग लिखते हैं उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड, यानी प्रोग्रामिंग कोड। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि मशीन कोड हमारे लिखे हुए कोड को समझ सके, उसे कंपाइलेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज़ मशीन कोड। ए लैंग्वेज यूज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम इन विच इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ नंबर सो दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टूड एंड एक्ट ऑन देम। मीन्स मशीन कोड क्या होता है? लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर की खुद की लैंग्वेज होती है, जिसे कहते हैं बाइनरी नंबर्स। तो जिसे कंप्यूटर खुद समझ जाता है कि ये चीज़ उसे समझ में आ गई कि हाँ ये काम मुझे करना है और ये यूज़र ने मुझसे कहा है। लेकिन मशीन कोड ह्यूमन रीडेबल कोड नहीं होता है, मशीन कोड को इंसान जल्दी नहीं पढ़ सकते, इस वजह से यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली में एक टेक्स्ट है। क्या है टेक्स्ट? इट्स जस्ट अ इंग्लिश सेंटेंस फिल्ड विथ preprocessor directive, angles and different symbols. It's a text mixed with alphanumeric text है। ठीक है, ताकि ह्यूमेंस की आसानी के लिए बनाया गया है। फिर यहाँ पर बात आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? एक कंपाइलेशन प्रोसेस होता है कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलता है, और एक कंपाइलर के अंदर भी काफ़ी प्रोसेसेस होती हैं कि कैसे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलता है। पर वो काफ़ी वास्ट प्रोसेस है, मैं उसके लिए एक नई वीडियो ही पूरी डाल दूँगा। लेकिन अभी आप लोग इतना जानें कि हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलने के लिए, यानी एक ऐसा कोड जिसे कंप्यूटर समझ सके, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है कंपाइलर की। और जो पूरा प्रोसेस होता है इसे कहते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस। यहाँ पर तीन लैंग्वेज की बात हो रही होगी, सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। इस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के बाद हमने कहा था कि आप किसी भी लैंग्वेज में मूव ऑन कर सकते हैं, मन का सी, मन का सी प्लस प्लस, मन का जावा। और मैंने ये भी कहा है कि हर लैंग्वेज की अपने खुद के कंपाइलर्स होते हैं। अगर आप सी यूज़ कर रहे हैं तो आपको सी पी पी कंपाइलर्स यूज़ करने पड़ेंगे, सी एंड सी प्लस प्लस लिए। एंड जावा के लिए दूसरे कंपाइलर्स होते हैं, जावा जेडी के, जो उसके वो नए नए वर्जन्स होते हैं, वो वाले कंपाइलर्स यूज़ करते हैं। तो जिस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे होंगे, उस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलने के लिए उस तरह का कंपाइलर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं कि हमारे पास एक स्पेनिश जानता है, एक इंग्लिश जानता है और एक हिंदी जानता है। तो अगर हमें हिंदी वाले से बात करनी है और तो हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा,
जो हम सबसे बात करें, इसी तरह एक ट्रांसलेटर होता है, कंपाइलर, जो हमारे ह्यूमन और मशीन में बात में काम आता है। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट एडिटर्स होते हैं। तो व्हाट इज़ कंपाइलर एंड व्हाट इज़ एडिटर? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो जैसे कि हमने अपने CMD खोला और हमने उसमें लिखा जावा, ये मैंने इंस्टॉल करके रखा है जावा का कंपाइलर, तो ये हमें इस तरह का इंफॉर्मेशन देता है। तो एक्चुअली में हम लोग कोई भी कोड अपने कंप्यूटर के नोट पैड पर लिख सकते हैं। कंप्यूटर के नोट पैड पे हम आकर कोई भी कोड लिखते हैं, जैसे कि मान लिया हमने यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ था, यहाँ पर हमने एक कोड लिखा हुआ था, ये वाला। तो यहाँ पर हमने एक कोड लिखा हुआ था, अगर हम यही कोड अपने यहाँ पे लिख दें, मान लिया ये कोड हमने यहाँ पे लिख दिया, और फिर इस फाइल को हम सेव कर लें। इस फाइल को हम लोग सेव कर लें विशु डॉट या फिर किसी भी नाम से, जैसे कि हेलो डॉट सी से सेव कर लें। फिर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और CMD लिखेंगे। और अगर आप में इसका कंपाइलर लोडेड है, यानी इसका कंपाइलर लोडेड है, ये किस तरह के फॉर्मेट के फाइल है? CPP फॉर्मेट के लिए, यानी इसका कंपाइलर GCC कंपाइलर्स होते हैं। तो ये GCC कंपाइलर से आप इसका कंपाइलेशन अपने CMD पे कर सकते हैं। तो ये तो हो गए कंपाइलर्स क्या होते हैं। तो बट अब बात करते हैं एडिटर्स की। तो अब बात कर लेते हैं एडिटर्स की। तो अगर हम कंपाइलेशन करते हैं तो कंपाइलेशन करना काफ़ी टिपिकल हो जाता है अगर हम नॉर्मल CMD और नोटपैड पे करते हैं। बट एडिटर हमें ब्यूटीफुल वे में, चाहे वो IJ हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, एटम हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, या फिर डेव C++ हो गया, ये हमें एक ब्यूटीफुल वे में, एफिशिएंट मैनर में हमें कोड करने में हेल्प करता है। तो एक मिनट हम क्रोम पे भी चलते हैं और आपको कंपाइलर वर्सेस एडिटर में अंतर दिखा देते हैं। तो ये दो अलग अलग चीज़ होती है, आप इन दोनों के बिना कोडिंग नहीं कर सकते। आपको कंपाइलर चाहिए, कंपाइलर, एंड एडिटर। एडिटर इस एक एडिटर क्या होता है? जो आपके प्रोग्राम में एडिट करता है, वाइल कंपाइलर ट्रांसलेट करता है। ठीक है, एक कंपाइलर बस सुंदरता के लिए होता है कि आप आसानी से और अच्छे से कोड कर सकें, और कंपाइलर ट्रांसलेट का काम करता है। कंपाइलर इज़ लाइक इंजन एंड एडिटर इज़ लाइक आउटलुक, हाउ योर आउटलुक ऑफ योर कार, how comfortable its seat and how it's designed, it's an compiler। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें यहाँ पे GCC कंपाइलर। ठीक है, तो यहाँ पे GCC GNU के काफ़ी कंपाइलर रहते हैं, जिसे आप डाउनलोड करके अपने MinGV और फिर उसके बाद इन्वायरमेंट में लगा के फिर आराम से CMD और नोटपैड पे कोड कर सकते हैं। बट अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं डेव। मैं अभी इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से कंपाइलर अच्छे होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। डेव C++ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई, बात होगी एडिटर्स की। अब बात आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो एक्चुअली में दो टाइप की होती है, काफ़ी टाइप की होती है, बट इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट दो टाइप की होती है। एक होती है प्रोसीड्यूरल, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बट इन दिस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट वी आर टॉकिंग ओनली द प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज होती है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपने ये लैंग्वेज सीख ली तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसाम से ग्रास्प कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग मेनली प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके चलेंगे। यहाँ पर जो मैंने लैंग्वेज चूज़ किया वो है C। एक्चुअली में मैं C++ या जावा इन सबको लेके एक साथ चलने वाला हूँ, यानी कि मैं अगर C में कोई कोड लिख रहा हूँ तो मैं C++ और जावा में भी उसको समझाने की कोशिश करूँगा, कुछ कुछ कोड्स को, कि ये चीज़ C++ एंड जावा में इस तरह लिखी जाती है। बट मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा बेस्ड होगा C पे, क्योंकि C इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज एंड द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस वजह से हम यहाँ पे C को एकदम बेसिक्स पे लेके चलेंगे और डे 1 से डे 6 पे इतनी चीज़ें कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, हम कौन सा अपना कंपाइलर या एडिटर इंस्टॉल कर रहे होंगे ताकि हम अपने कोड्स को रन कर सकें। तो जो मैंने कंपाइलर चूज़ किया हुआ है एटम। एटम को इंस्टॉल करने, आप लोग डेव C++ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट हमने जो इंस्टॉल करनी है एटम। आपको एटम की ऑफिशियल और एटम टेक्स्ट एडिटर को लिखना है, और यहाँ पे httw.atom.io आ जाएगा, और इस वेबसाइट के खुलते ही आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर आपका ये विंडोज़ बता देगा कि आपका कौन सा विंडोज़ है, कौन सा वर्जन है, जो भी जिस तरह का आपका लैपटॉप है
उस तरह का आपको डाउनलोड कर लेना। एक्चुअली मेरे में प्री इंस्टॉल्ड है, तो आपको केवल इसको इंस्टॉल कर लेना है, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। जैसे ये इंस्टॉल हो गया, इसको खोलना है और हम लोग कौन सी कोडिंग करने वाले हैं, सी की कोड करने वाले हैं। अगर इतना ध्यान रखिएगा, अगर हम सी की कोड करने वाले होते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, CPP और GCC, ये दो चीज़, तीन चीज़ जाननी होती है कि हम जनरली उसमें .cpp एक्सटेंशन लगाते हैं और GCC उसका कंपाइलर होता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, फाइल में जाना है। ये खुलने के बाद कुछ ऐसा व्यू देता है आपको, मतलब इंस्टॉल होने के बाद कुछ और व्यू भी देगा। यहाँ पर कुछ टैग लाइन्स देगा, मेरे प्री इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर कुछ और चीज़ें देता है। तो आपको यहाँ पे फाइल पे जाना है, फिर इसकी सेटिंग्स पे जाना है। ठीक है, फाइल सेटिंग्स के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पैकेज, पैकेज पे जाना और यहाँ पे लिखना है GCC। फिर यहाँ पे आपको GCC एंड GPP, यहाँ पे आपको GPP कंपाइलर लिखा होगा। ठीक है, GPP कंपाइलर ये ऑटोमेटिक अपने अंदर ही दे रहा है कि आप इसको प्लगइन को इंस्टॉल कीजिए, तभी हम C एंड C++ कोड को इस एटम के एडिटर के अंदर कोड कर सकें, क्योंकि हमारे पास इंजन नहीं होगा तो गाड़ी बिना इंजन के दौड़ेगी कैसे। चाहे जितनी गाड़ी, चाहे जितनी सुंदर हो, बिना इंजन के वो नहीं दौड़ सकती। तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सेटिंग को क्लोज कर देना है और इसको भी क्लोज कर देना है। फाइल पे जाना है, न्यू फाइल पे क्लिक करना है और न्यू फाइल को Ctrl+S दबाना है। Ctrl+S से इस फाइल को आप सेव करेंगे तो हमारी पहली फाइल है, तो हम इसका नाम रख रहे हैं Project01। Project01, लेकिन एक्चुअली में अभी जो Project01 है, अगर हम इसमें कोड करेंगे तो ये कोड जो होगा इसको कलरफुल नहीं दिखाएगा, यानी कि ये कंपाइल नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमने इसको बताया ही नहीं है कि ये Project01 है, इसका फॉर्मेट क्या है, क्या ये सी में है, ये C++ में है कि जावा में है, इसका फॉर्मेट क्या है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से Ctrl+S दबाएंगे हम लोग, फाइल, और फिर यहाँ पे लिखेंगे सेव एस, Ctrl+S, आई फॉरगेट अबाउट दैट, एंड यहाँ पे लिखेंगे .cpp, यानी ये C एंड C++ फॉर्मेट पे रहने वाली है। तो हम लोग अपना पहला कोड लिखते हैं। ओके, मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो हम लोग स्क्रीन को बड़ा कर दिया मैंने। अब हम अपना पहला कोड लिख रहे होंगे। अरे तो ये हमारा पहला कोड है और हमने इसको सी लैंग्वेज में लिख रखा है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैंने ये क्या चीज़ लिख दी है। तो इट्स एन अ कोड विच टेल्स द कंप्यूटर टू प्रिंट हेलो वर्ड इन द आउटपुट विंडो ऑफ स्क्रीन। तो हम लोग इसको F फंक्शन की एंड F5 से भी रन कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता है कंपाइल एंड रन, उस पर भी क्लिक करके रन कर सकते हैं। कंपाइल एंड रन करते एक विंडो नई खुल जाती है और थोड़ी देर प्रोसेस होने के बाद, कंपाइलेशन प्रोसेस के हमारे पास हमें हमारा आउटपुट मिलता है, जो यहाँ पे मिला हुआ है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आउटपुट हमें मिल चुकी है, लेकिन अब आपको इस सिंटैक्स समझाना पड़ेगा मुझे, ये चीज़ लिखी क्या हुई है। तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले आता है #include। तो हैशटैग इंक्लूड क्या होता है, हैशटैग इंक्लूड का एक लाइब्रेरी होती है। हैशटैग का जो यहाँ पे मतलब होता है, ये होता है प्री प्रोसेसर, और STD का मतलब होता है इनपुट एंड आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। आई का मतलब इनपुट एंड O फॉर आउटपुट। यानी जो हमने प्रिंट एफ यहाँ पे यूज़ किया, प्रिंट एफ का मतलब होता है कंप्यूटर के आउटपुट स्क्रीन को कमांड देना कि हेलो वर्ल्ड में, हेलो वर्ल्ड हमें आउटपुट दिखाना है कंप्यूटर के डिस्प्ले स्क्रीन पे। तो यहाँ पर हमें ये हेडर लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है। जो हेडर लाइब्रेरी है stdio.h, ये हेडर आपको डिफरेंट लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। जावा में पैकेज यूज़ करने पड़ते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज की अपनी अपनी ट्रिक्स होते हैं, जिसकी वजह से हम उसके लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हैं। ये जो हैशटैग इंक्लूड stdio.h है, ये कॉमन सिंटैक्स है, आपको ये लिखना ही पड़ेगा अगर आपको प्रिंट
इनपुट एंड आउटपुट लेना है कंप्यूटर के स्क्रीन पे और कंप्यूटर से यूज़र में। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। फिर आपको एक मेन फंक्शन बनाना पड़ता है। एक्चुअली में ए मेन फंक्शन आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना पड़ता है। मेन फंक्शन को बनाने के दो तरीके होते हैं। आप यहाँ पे मत जानिए मैंने इंट मेन क्यों लिख रखा है। इंट का मतलब होता है एक्चुअली में रिटर्न देना। ये काफ़ी वैसा टॉपिक है। यहाँ पे आप वॉइड भी लिख सकते हैं। वॉइड का मतलब होता है रिटर्न नहीं देगा। बट इंट भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम लोग इस बाद में जानेंगे व्हाट इज़ इंट हेयर। इट्स एन डेटा टाइप। फिर यहाँ पर मेन, आपको मेन फंक्शन लिखना ही पड़ेगा। मेन, अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है तो अगर आप लोग किसी भी वेब डिज़ाइनिंग की वेबसाइट बनाने के बाद होस्ट करते हो तो आपको index.html बनानी पड़ती है। index.html को आपका जो वेब होस्ट होता है जैसे होम पेज लेता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट का, जब आप फ्लिपकार्ट के पेज पे जाते हो तो फ्लिपकार्ट आपको सैमसंग के पेज पे नहीं लेके जाता है, आपको वो अपने होम पेज पे लेके जाता है। तो वो सेटिस्फाइड, मतलब ऑलरेडी चेकड है कि वो अगर फ्लिपकार्ट पे क्लिक करोगे तो वो होम पेज पे ही लेके जाएगा। ऐसा है नहीं कि वो सैमसंग या आईफोन के पेज पे लेके जा रहा होगा। ऐसे ही जब आप कोई कोड लिखते हो तो आपको इंट मेन के अंदर ही अपने कोड लिखने होते हैं, ताकि कंपाइलर या हमारा जो कंपाइलर है उसे पता लग जाए कि हमें एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू करना है। तो हमें एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो आप लोग को ये याद रखना है कि हाँ हाँ इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड sto डॉट एच का क्या मतलब होता है, ये आपको इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि आप अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के इनपुट एंड आउटपुट ले सकें। फिर उसके बाद आपको एक मेन फंक्शन बनानी पड़ेगी। मेन फंक्शन, एक्चुअली में ये मेन फंक्शन ने खुद मुझे बना के दिए, इतनी बड़ी मेन फंक्शन हमें नहीं चाहिए, तो हम उसको सिंपली कट कर देते हैं। हम यहाँ पे कमेंट में लिखेंगे इंट मेन। ठीक, इंट मेन फंक्शन बनाना है हमें, कंपलसरी है आपके लिए इतना चीज़ बनाना, ताकि इसके अंदर ही आप अपना कोड लिख सकते हो। चाहे जो भी आपको इसके अंदर लिखना है, जो भी कोड लिखनी है, चाहे जो भी प्रिंट कराना है, आप इसी इंट मेन फंक्शन के अंदर लिख सकते हो। ओके, और इंट मेन की जगह वॉइड मेन भी यूज़ कर सकते हो। और वॉइड में भी कंसेप्ट होता है रिटर्न का, बट हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कंसेप्ट की बात करेंगे। फिर आपको यहाँ प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट एफ क्या होता है? प्रिंट एफ एक कमांड होता है जो कंप्यूटर को डिस्प्ले करने के लिए कहता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको डिस्प्ले करो। तो डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट एफ, जो प्रिंट एफ यहाँ पर एक कमांड दे रहे हैं। प्रिंट एफ इज एन कमांड जिसको पढ़ने के बाद कंप्यूटर मशीन लेवल में बदलने के बाद ये जान जाता है कि इसके अंदर लिखी हुई चीज़ों को डिस्प्ले करना है। लेकिन डिस्प्ले कैसे करना है, मैं इसको कमेंट में लिखता हूँ। प्रिंट एफ, ओके, ये ऑटोमेटिक कंप्लीट कर रहा है, ये हमें नहीं करना है। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ लिखने के बाद जब आपको क्या करना है, आपको दो ब्रैकेट्स लगाने हैं, ऐसे ब्रैकेट्स लगा देने हैं, और इस ब्रैकेट के अंदर फिर आपको कोड करना है। लेकिन अगर आपको ऐसी चीज़ें कोड करनी है जो कंप्यूटर नहीं जानता है, जैसे कि मेरा नाम सक्षम, ये कंप्यूटर सक्षम को नहीं जानता है, तो आपको ऐसी चीज़ें जो कंप्यूटर नहीं जानता है वो आपको डबल कोट्स में लिखनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे लिख दोगे तो फिर वो कहेगा, कंप्यूटर इसको एरर मान लेगा। इट्स एन एरर, ये कोई चीज़ ही नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इसके कोट्स में लिखना है, ठीक है। फिर अगर आपने लिख लिया कि हाँ मेरा काम हो गया और सब कुछ मैंने लिख लिया, सक्षम लिख दिया, सक्षम इज समथिंग, कुछ भी लिख दिया आपने, कुछ आपको आपका हाँ मेरा प्रिंटफ फंक्शन ख़त्म करना है। जैसे कि आप इंग्लिश में लिखते हो दिस इज़ अ बॉय, तो दिस इज़ अ बॉय लिखने के बाद आपको एक डॉट लगाना पड़ता है कि हाँ मेरा ये सेंटेंस ख़त्म हो गया है। तो वैसे ही कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सीरीज़ में आपको यहाँ पर एक सेमी कॉलन लगाना पड़ता है, जिसका मतलब होता है टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन का मतलब होता है कि हमने ये कमांड ख़त्म कर दिया है, अब हम नेक्स्ट लाइन से अपना दूसरा कमांड दे रहे हैं, ठीक है। तो this is an programming language and a syntax of a hello world program. Hope you will learn कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं इन द सी। अगर हम इसको बात करने वाले उसमें सी प्लस प्लस में, तो उसका एक अलग सिंटैक्स है, लेकिन सबका लॉजिक सेम है। सबका लॉजिक एक ही रहता है कि मेन फंक्शन होते हैं, उसमें भी लाइब्रेरी होती है, जावा में पैकेजेस होते हैं और इंपोर्ट यूज़ करते हैं इंक्लूड की जगह। तो हर चीज़ में सेम ही
कॉन्सेप्ट है, बस उसका पढ़ने का, प्रोग्रामिंग का पढ़ने का वो दूसरा है, सिंटैक्स दूसरा है। ओके, तो ये इंस्टॉलेशन हो गया और सिंटैक्स को समझ लिया हमने, एटम को इंस्टॉल करके देख लिया, एटम के सिंटैक्स को समझ लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं, अगर हम लोग नेक्स्ट बढ़ें तो अब नेक्स्ट में क्वेश्चंस होंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चंस जो आज मैंने जितना भी पढ़ाया है उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं असाइनमेंट्स के फॉर्म में। वो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस लिंक पे जाके वो क्वेश्चंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और जो नहीं आया उसको कमेंट आउट कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम सक्षम वेदी पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, डीएम कर सकते हैं, उससे मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर डे 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड टू ऑल योर फ्रेंड्स।